सबसे बड़ा धोखा होता है उस इमोशनल उपासक के साथ जिससे कुछ मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना। उसे दिखता है मेरे बाबा साहब का नाम आ गया, मैं खड़ा हूँ, मेरे बुद्ध का नाम आ गया, मैं खड़ा हूँ, दान हाँ, जान हाँ, जो कुछ लेना है ले लो उस एक नाम के पीछे। ये एक एक भावना है, लेकिन लेकिन उस भावना के पीछे क्या हो रहा है, जब व्यापार होता है और जब वो खुलता है तो उसके दिल के टुकड़े तार तार होकर बिखर जाते हैं। सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने भी कहा कि आप थोड़ा तथ्यों के ऊपर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप, कई लोगों ने ये कहा कि गगन ने तो राम का रोल किया है, गगन आरएसएस से जुड़ा है, गगन एक जासूस है, और इस टाइप कई आरोप लोगों का काम है कहना। तो फिर मुझे कई बार मैं खुद भी देखता हूँ, थोड़ी हंसी आती है कि मेरे पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोगों में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो रील की जिंदगी और रियल की जिंदगी में अंतर करना जान सके। मेरी जो जीवन शैली है सर, वो एक्टिंग से चलती है ना। मेरा जो किचन है, वो मेरी कमाई जो है वो एक्टिंग से आती है। अब एक बार अगर आपको इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर भगवान का किसी का रोल मिल जाता है, आपकी चेहरा वैसा लगता है, तो आपको ज़्यादातर भगवान वाले रोल ही ऑफर होते हैं। और मुझे वो सारे रोल ऑफर होते हैं तो मैं वो रोल करता हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं वो अपनी असल ज़िंदगी में वो चीज़ें फॉलो करता हूँ। अगर यही सोच है तो अगर कल को शायद मुझे किसी गुंडे का रोल मिल गया तो फिर अब लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि मैं शायद कोई गुंडा हूँ। कि अगर कोई उपासक किसी भिक्खू के साथ बदतमीजी करता है या कोई उपासक विनय तोड़ता है तो उसके पास आज की तारीख में लगाम कसने वाला कोई है ही नहीं है। कोई कानून तो नहीं है कि उन्होंने ये किया कि कानूनी तौर पे अगर कोई उसको सजा मिले तो बात अलग है, लेकिन बुद्धिस्ट तौर पर उसकी एक सजा जो तय होती है। अगर थाईलैंड में किसी ने गलत किया तो उसका चीवर जीवन भर के लिए उसका चीवर हटा दिया जाता है। वियतनाम में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू स्थापित हुआ है। विशेष बात यह है कि इस स्टैचू का स्कल्पचर थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड से ये स्टैचू वियतनाम में लाया गया और फिर इसे विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थापित किया गया। ये ऐतिहासिक अवसर एक उल्लेखनीय परियोजना की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके तहत देश भर के विश्वविद्यालय परिसरों में डॉक्टर अम्बेडकर की कुल 10 प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। प्रसिद्ध अभिनेता एवं धम्म प्रचारक गगन मलिक के विशेष प्रयासों से ये संभव हो पाया। इस महत्वाकांक्षी प्रयास के वियतनाम बौद्ध अनुसंधान संस्थान के वाइस रेक्टर महाथेरो डॉक्टर थिच नहत तू है। वियतनाम में एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर थिच नहत तू डॉक्टर अम्बेडकर को एक बोधिसत्व मानते हैं और भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके अथक प्रयासों की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की लेखन सामग्री बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस को वियतनामी भाषा में उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिससे वियतनाम के लोगों तक उनकी रचनाओं की पहुंच और भी बढ़ेगी। उन्होंने स्कल्पचर मूर्ति की कास्टिंग की थी थाईलैंड में। उस दिन भी बहुत बड़ा इवेंट किया गया था, क्योंकि थाईलैंड में जो प्रथा है कास्टिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मूर्ति से ज़्यादा। कि जिस दिन वो मूर्ति हम नींव डालते हैं उसकी, वो बहुत बड़ी सेरेमनी होती है लगाने से ज़्यादा। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी लोकप्रिय है, विशेषतः बुद्धिस्ट देशों में या जहाँ जहाँ बुद्धिज्म को फॉलोइंग करते हैं ऐसे देशों में। तो हमारे साथ है गगन मलिक जी। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गगन जी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। विगत 10-12 सालों से उन्होंने बुद्धिस्ट इश्यूज पे काफ़ी काम किया है, बुद्धिस्ट देशों के साथ उनके अच्छे संबंध है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स को भी इन देशों में प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। गगन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जब से आप इस धारा में आए और उसके बाद बाबा साहेब को भी आपने पढ़ा, तो आपके काफ़ी अच्छे संबंध जो बुद्धिस्ट देश है उनके साथ में भी हो गए। तो किस तरह से बाबा साहब के थॉट्स को आपने वहाँ प्रोपोगेट करने का, प्रमोट करने का कार्य किया? नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। क्या है कि मेरी जो यात्रा है वो बुद्धिज़्म से शुरू हुई, ये सभी जानते हैं। जिसे मैंने श्रीलंका में एम्ब्रेस किया और यहाँ पर आया, और मेरा परिचय, हालांकि मैं भारत से हूँ, डीपली जो परिचय बाबा साहब के जीवन से हुआ वो भारत में बुद्धिज़्म में एंट्री करने के बाद हुआ। वहाँ पे मुझे उनके विचार समझ में आए। वहाँ पे ये समझ में आया कि भारत में अगर बुद्धिज़्म जिंदा है तो उसका एक मूल मात्र कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी ही है। और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लाई, कैसे सोसाइटी में सोशल जस्टिस लाया, क्या वाकई में उन्होंने बुद्ध के धम्म को बेस बनाकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अपने विचार लोगों के साथ शेयर किए,
वो बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही एक अच्छा, जिसे मैं कह सकता हूँ कि एक तरीका था लोगों तक धम्म पहुँचाने का, उनके एक अपने तरीके से। तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं चाहता था कि बाबा साहब के विचार भी, बुद्ध धम्मा सबने पढ़ी है, उनके विचार क्लियर कट देखने को मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उनके भी जो विचार हैं बुद्धिज़्म के साथ साथ स्ट्रांगली, वो भी दूर के जो देश हैं हमारे, बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं या ना भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हों, वहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से पहुँचने चाहिए। तो बुद्धिज़्म के साथ साथ मैं चाहता हूँ उस बोधिसत्व का परिचय भी पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, जिसने भारत में बुद्धिज़्म जिंदा रखा और जिसके कारण आज बुद्धिज़्म भारत में चल रहा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स भी जो है वहाँ के लोगों तक जाना चाहिए। तो उसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए? और जैसा मैं जानता हूँ कि शायद वियतनाम में एक अच्छा स्टैचू हाउस आपका स्थापित हुआ है, थाईलैंड में भी एक स्टैचू स्थापित हुआ है, उसके बारे में ज़रा बताइए। अ, बाबा साहब का परिचय देने के लिए मुझे जो स्कॉलर्स मंक हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं उनके बारे में, ऑलरेडी रिस्पेक्ट करते हैं उनके बारे में, लेकिन जो नॉर्मल जनता है उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि उनका स्टैचू जो है वहाँ पर लगे, ताकि एक क्यूरोसिटी पैदा हो, लोग कहें कि यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल में या यूनिवर्सिटी में ये कौन है जिनका स्टैचू लगाया गया है। तो उस क्यूरोसिटी को फिर लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ एक बार कोड लगा के, कि आप QR कोड लगा के कि अगर उसको कोई स्कैन करेगा तो उनके जीवन की सारी हिस्ट्री जो है उसको समझ में आए, और क्या क्या चीज़ें वो उनसे सीख सकते हैं ये भी उनको समझ में आए। तो वियतनाम में एक नहीं, वियतनाम में है वेनेबल मोस्ट वेनेबल थिच नॉट टू ने हमें कहा था कि मैं 10 स्टैचू लगाऊंगा, और वो 3 स्टैचूज लगा चुके हैं अलग अलग प्रोविंस में, जिसके वीडियोस मैंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, स्टैचू लगे हुए। और थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में बाबा साहब से परिचित हैं लोग, और वहाँ पे हमने एक स्कल्पचर बनाया है मोस्ट वेनेबल वज्रा मेथी जी की चिंगराई में मोनेस्ट्री है। उन्होंने वहाँ के थाईलैंड के वन ऑफ द बेस्ट जो आर्टिस्ट हैं जो स्कल्पचर बनाते हैं, उनके फेस का हूबहू इतना खूबसूरत स्कल्पचर बनाकर उन्होंने वहाँ पर लगाया है उनको सम्मान देने के लिए। ऐसे कोशिश है कि कुछ कुछ उनके स्टैचूज आएँ, और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी मंच पे जाता हूँ इंटरनेशनल में, मैं बाबा साहब की बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि एक मूल कारण ही वही है कि आज हम बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिज़्म के प्रति काम कर रहे हैं, धम्म जिंदा है और सोशल जस्टिस है, तो बाबा साहब के अलावा इसका और कोई कारण है ही नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि आप जब भी बुद्धिस्ट देशों में जाते हैं, मैंने भी वर्तमान में देखा था आप कोरिया में गए थे, तो वहाँ के भी गवर्नमेंट ने आपको पीस एम्बेसडर बनाया है शायद, और कई देशों में आप जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको जो है काफ़ी सम्मान भी देते हैं। तो ये बदलाव जो है ये कैसे आया आपको कि मुझे इसी धारा में काम करना है, जबकि आपका पता है आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने माइथोलॉजिकल सीरियल में काम भी किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद वहाँ न जाते हुए इसी धारा में आना आपको क्यों अच्छा लगा? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैं ये भी समझता हूँ कि डेस्टिनी के ऊपर भी होती हैं। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो भगवान बुद्ध का किरदार एक एक्टर के रूप में ही करने गया था। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जब कोई इतना बड़ा किरदार करते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने उस किरदार के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, धम्मों को पढ़ा, तो वहाँ पर मेरे चक्षु भी खुल गए। जैसे मैंने कई बार अपनी स्पीच में कहा है, जैसे गाड़ी का शीशा जो है वो उसमें गंद लगता है तो कैसे वाइपर से हम साफ़ करते हैं तो सब कुछ क्लियर दिखता है, तो मेरी वो स्थिति हो गई। अब जब आपको चीज़ें साफ दिखने लगती हैं, आपको लगता है कि जीवन में जो वाक़ई में चलने का सही तरीका है वो यही है, धम्म की राह पर चलकर ही आप कहीं पहुंच सकते हैं। बाकी आप मुझे नहीं लगता कि किसी अंधविश्वास में रहकर या सिर्फ बिलीव करते हुए बिना सोचे समझे चीज़ें आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आप कहीं शायद पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ पे बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाया है, और मैंने ये फील किया है कि जितना मैं इसमें डूबता गया हूँ, जितना इसे मैं जानता गया हूँ, मुझे मेरी नॉलेज बढ़ती गई है, मेरा पैशन बढ़ता गया है, और मेरी क्यूरोसिटी भी और बढ़ती गई है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि मैं थाईलैंड में करीबन 4 महीने भिक्षु बनकर भी रहा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था, खुद भी फील करना चाह रहा था एक भिक्षु का जीवन कैसा होता है, क्या और मैं नॉलेज वहाँ से ग्रहण कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इतनी खूबसूरती है इसमें, अगर आपके अंदर वो चाहत है कि जीवन को आप समझना चाहते हो, तो मुझे लगता है फिर ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। जैसे जैसे आप बुद्ध के धम्म में घुसते जाओगे, आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहोगे। और एक पूर्ण बुद्धिस्ट होना, वो तभी आप कहलाते हो कि आप पूरे बुद्धिस्ट हो,
जब आप अपना कर्तव्य निभाते हो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने का, तो वो काम मैं कर रहा हूँ ताकि मैं भी पूर्ण कंप्लीट बुद्धिस्ट कहलाऊं। जी, जैसा आपने कहा कि पूर्ण कंप्लीट बुद्धिस्ट आपको होना है और उसके लिए आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं विगत 12 सालों से आपसे संपर्क में है, तो देखते हैं कि आप भारत के अलग अलग कोने में जाके प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जिस 12 साल में जो आपके अनुभव आए होंगे आपको भारत में विशेषता, मतलब रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म तो बाबा साहब ने किया, उसके बाद बड़े पैमाने पे यहाँ पे टेम्पल्स बने, लोग हुए, काफ़ी लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते भी हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रचार प्रसार में क्या दिक्कतें आपको आती है? मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, उसमें आपने एक जिक्र किया था कि सुप्रीम काउंसिल संघ की होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये होता है कि काफ़ी ऐसे भिक्षु बन जाते हैं कि जिनके ऊपर सब कंट्रोल भी नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। तो क्यों ये सोच आपके मन में इतने सालों बाद आई? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, तो एक दिन मैं मेडिटेशन कई बार करता हूँ बैठा हुआ कि ऐसा क्या है कि भारत में बौद्ध में भारत बनने से दूर क्यों हो जाता है, क्यों ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, क्यों जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या हम लोग चाहते हैं नहीं हो पाती, इसका मूल कारण क्या है? एक आत्मचिंतन जिसे कहते हैं ना इंसान करता है, तो वो मैं कर रहा था। तो मेरे जहन में ये बात आई कि बाबा साहब ने हम सभी को एक माला में, सुंदर सी माला में पिरोया है ना, कि आज की बात कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, जाति, कलर, भेदभाव, रिलीजन, सब लोग बराबर हैं। माला में पूरे बहुत खूबसूरती से पिरो दिया। लेकिन आप ये देखिए, उन्होंने ये कहा कि संगठित रहना, है ना, एक मुद्दा होता है ये भी। अब हम लोगों ने किसी भी कॉर्नर पर कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम अपने आप को बांटें। ऐसे बांटा है हमने जाति के आधार पर, एसोसिएशन के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। मुझे लगता है कि शायद ही कोई आधार बचा हो जिसमें हम बुद्धिस्ट लोगों ने ही आपस में अपने इतने टुकड़े कर लिए हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँगा, क्या एफर्ट ऐसा भारत में लाया जाए सबके साथ कि ये सारे टुकड़ों को जोड़ा जाए। इतने टुकड़े हैं, मुझे लगता है कि उसको जोड़ने के लिए कहीं जन ना लग जाए। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन ये कड़वा सच है। अब हम कोई भी कार्य करते हैं, एक आदमी एक कार्य करता है, दूसरा दूसरा करता है, तीसरा अपना कार्य करता है, सारे लोग अपने ही कार्य कर रहे हैं, तो जब तक जुड़ेंगे नहीं तो बौद्ध में भारत की बात कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉडी होनी चाहिए। संघ है, भिक्खु संघ है, भिक्खु संघ भी बहुत सारे हैं भारत में। एक ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, कोई और अदर भिक्खु संघ है। ऐसे अब सब लोगों ने अपनी भिक्खु संघ बनाई है और उसके हेड अलग अलग भिक्षु हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके हेड अलग अलग लोग हैं, और डीप डाउन ऐसा लगता है कि आपस में तालमेल अच्छा नहीं है। अब अगर एक सुप्रीम काउंसिल बनती है, जैसे थाईलैंड जैसे देश, उनकी एक सुप्रीम काउंसिल है जिसमें करीबन 20 भिक्षु रहते हैं, महाथेरो, जो कई सालों से उनके एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि कौन आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है सुप्रीम काउंसिल में, और वो जो है उस देश का बुद्धिज्म चलाते हैं। कंट्रोल उनके ऊपर है सारा। आप बहुत सारी संघ हैं, टेम्पल हैं, सारे हैं, लेकिन जो फाइनल जो कड़ी है वो उनके हाथ में है। और एक संघ राजा है कि एक फरमान अगर कोई निकलेगा तो वो संघ राजा की तरफ से अगर कोई फरमान निकल गया तो सारी चीज़ें आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। उनका एक प्रोटोकॉल भी है कि जब संघ राजा आएंगे तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, भिक्षुओं ने, उपासकों ने, सभी लोग। अब मैं बांग्लादेश जैसे देश में भी जाता हूँ जहाँ वो बेचारे स्ट्रगल करके कुछ चंद बुद्धिस्ट लोग हैं, उधर भी संघ राजा है। भारत एक बुद्ध का देश है, और कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत में सुप्रीम काउंसिल और एक संघ राजा नहीं है। हमारे पास एक ऐसी बॉडी नहीं है कि जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, जिस उसमें हक में आके। अगर कोई भिक्षु खराब काम करता है, एक संघ उसका चिवर उतारती है, तो वो 2 महीने बाद किसी दूसरे संघ से जाकर चिवर पहन के आ जाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। कोई उपासक जो है किसी प्रकार का गलत कार्य करता है बुद्धिज्म को लेकर, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके। ऐसे ही बाहर देश के लोग जब हमारे देश में आते हैं, वो किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो उनके मन में हमेशा से डर रहता है कि गगन, अगर हमने ये कार्रवाई की है, कौन ठीक है, किसके पास जायज़ है? अच्छा, वो हमने सुना भिक्षु अच्छा है, अच्छा वो हमने सुना उपासक अच्छा है। कई बार एक के पास जाओ धोखा मिल गया, दूसरे के पास जाओ ठीक हो गया, तब उनको समझ में नहीं आता। अब अगर एक ठीक लग गया
तो वो खाली उसी के पास जाएंगे, और जो ठीक लगा वो ऐसा उसके मन में लालच रहता है कि भाई ये भिक्षु बाहर के मेरे पास आ गए, अब गलती से किसी और के पास ना चले जाएं। सबको अपना अपना मैं हो गया, और कंफर्ट जोन हो गया, टुकड़ों में बढ़ गए। उसमें भी ईगो भी होता है कि देखो हमने ये इतना बड़ा ये तैयार कर दिया, दूसरे का तो छोटा ही सही है। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो नहीं देख रहे, अपने आप को और बांटते चले जा रहे हैं। लेकिन जब भारत में एक सिंगल सुप्रीम काउंसिल हो गई, तो उस काउंसिल और एक संघ राजा हो गए। अब उसका एफिलिएशन कल को अगर ये बनती है तो एफिलिएशन कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ उस संघ को जोड़ूंगा और ये कहूंगा कि भारत में अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप इनके थ्रू करिए, आप इनको सौंपिए वो, और वो आगे आपको इस चीज़ के लिए लेकर जाएंगे। आप देखिए, अगर कोई क्या कहते हैं, कोई विहार बनना है, कोई भिक्षु के लिए कोई स्थान बनना है, कोई इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बनना है, बाहर के लोग आना चाहते हैं, अगर वो किसी पर्सनल के पास जाएंगे तो उनको डाउट रहेगा। जब उनको पता चल गया उनकी बात संघ राजा से हो गई, सुप्रीम काउंसिल से हो गई, तो वो बेधड़क होकर आगे आएंगे मदद करने के। वही नहीं, अब वो जब सुप्रीम काउंसिल बनेगी या संघ राजा बनेंगे, जब वो कहेंगे कि हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया, आज सब लोग ये करेंगे सारे उपासक, तो सब उपासकों को मालूम है ना कि हमारे आज संघ राजा ने कहा है तो हमें ये कार्रवाई करनी है। तब तेरा मेरा इसका उसका तो नहीं होगा ना। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अदरवाइज आप कितने भी कार्य करते रहोगे, आप सारे टुकड़ों में ही करोगे। और ये आपको समझना होगा, पॉलिटिशियंस जो हैं वो, उनकी भी ये पॉलिसी है, वो सबको टुकड़ों में ही बांटना चाह रहे हैं। और ये जो बुद्ध के नाम का, बाबा साहब के नाम का जो गलत यूज़ होता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक स्टॉप लग जाएगा। वही लोग आगे आ पाएंगे जो वाकई में दिल से धम्म के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरे नहीं आएंगे। देखिए, अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। इस पूरी जो पूरी कार्य, ये जो पूरा कार्य है, इस पूरे कार्य में सबसे बड़ा धोखा किसके साथ होता है? सबसे बड़ा धोखा होता है उस इमोशनल उपासक के साथ, जिससे कुछ मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना। उसे दिखता है मेरे बाबा साहब का नाम आ गया, मैं खड़ा हूँ, मेरे बुद्ध का नाम आ गया, मैं खड़ा हूँ, दान हाँ, जान हाँ, जो कुछ लेना है ले लो उस एक नाम के पीछे। ये एक भावना है, लेकिन उस भावना के पीछे क्या हो रहा है, जब व्यापार होता है और जब वो खुलता है तो उसके दिल के टुकड़े तार तार होकर बिखर जाते हैं। अब उसको भी ये समझ में नहीं आता मैं किस पर विश्वास करूं, लेकिन वो फिर बेचारा वो इतना जुड़ा हुआ है कि वो बार बार कोई आके उसको लगता है शायद ये अच्छा करेगा, वो फिर जुड़ जाता है, फिर दिल टूटता है, फिर जुड़ जाता है। तो पिस कौन रहा है? उपासक। तो अगर भिक्खु एक काउंसिल बन जाती है, संघ राजा ने कह दिया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना धोखे की, ये खत्म हो जाएंगी। हम एक चीज़, आपने स्ट्रक्चर्स की बात की, रिवाइवल के बाद इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन कितने स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहां बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं? कितनी जगहें ऐसी हैं जहां चारिका होने के लिए रोज जाते हैं टेंपल में भिक्खु? कितने भिक्खु प्रोडक्शन हाउसेज हैं यहाँ पर जहाँ नए नए भिक्षु बन रहे हैं? कितने भिक्षुओं के स्कूल हैं? कितने अस्पताल हैं जहाँ भिक्षुओं का ख्याल किया जा सकता है या गरीब बुद्धिस्ट लोगों का ख्याल किया जा सकता है? कितने बुद्धिस्ट ओल्ड एज होम है यहाँ पर? कितनी एजुकेशन, शिक्षा देने के केंद्र हैं जहाँ पर बच्चों को, बुद्धिस्ट बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है? ये क्यों नहीं है? आपको मालूम है? ये कुछ भी नहीं है। इसका कारण यही है क्योंकि सबको अपने अपना व्यापार पूरा करना है। आज किसी ने स्ट्रक्चर बना दिया, गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, लोगों से पैसा ले लिया, स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया, लेकिन एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है। उसके पीछे का व्यापार सामने आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गलत है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो संगठित रहकर काम नहीं कर रहे, तो जिसका कारण मेरा होके वो टुकड़ों में आज की तारीख में बिखरा हुआ है। आप अब मुक्ति आंदोलन चल रहा है सर। मुक्ति आंदोलन में हमने देखा कि आई थिंक लामा जी ने शुरू में वहाँ शुरू किया, बनते लीड किया उन्होंने, बनते बिनाचार्य जी। अभी मुझे 2 यात्राएं दिख रही थी, फिर वो साथ में आ गए, ऐसे हो गए। हाँ, नागपुर में प्रोग्राम हुआ, वो एक अलग यात्रा निकल रही है, मशाल यात्रा, एक धम्मध्वज यात्रा। ये सारी यात्राएं इधर वो निकाल रहे हैं। फाइनली उनको लाया गया कि संगठित करो। ठीक है जी, उनको संगठित कर दिया बनते सुरसजाई जी ने। अब क्या आप समझते हैं वाकई में वो संगठित हो गए? क्या वाकई में उन्होंने एक साथ जुड़कर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया?
एक प्रोसेस, कहीं कुछ कोई ऐसा दिखा कि हाँ सब लोग एक ही मंच पे बैठ गए और अब यहाँ से पूरी कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो एक सोच का प्रोसेस है। मेरा मानना यह है कि अगर काउंसिल होती, संघ राजा होते, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा भी उठता? ये मुद्दा भी नहीं उठता कि आप अलग अलग हैं। इनफैक्ट सरकार भी मजबूर हो जाती कि ये बुद्धिस्ट लोगों की चीज़ है, ये उनको देनी चाहिए, इसमें स्ट्रगल करने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि ये तो अपनी चीज़ है, उसमें उनको देने में उनको कोई बुराई लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सब लोग अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है इस गेम में कि आपको बाबा साहब ने जो दिया है, जो सम्मान, जो एकजुटता दी है, धम्म दिया है, उसको टुकड़ों में ना बिखेर कर आप सभी लोग आ गए हैं। और इसमें मैं जिस सुप्रीम काउंसिल की बात कहता हूँ, उसमें भिक्षुनियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भिक्षुनियाँ जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन है आदमियों से। हमारे देश में भी मैं जितनी जगह बुद्धिज़्म का काम करने जाता हूँ, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जितनी डिसिप्लिन तरीके से लेडीज़ लोग प्रिपेयर करती हैं चीज़ें, खुद अपने आप को भी प्रिपेयर करती हैं, ये लगता है कि यार ये ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो इसलिए लेडीज़ जो भिक्षुनी है उनका भी इस सुप्रीम काउंसिल में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें और बेहतर तरीके से हो पाएंगी। तो अगर कार्रवाई करते हैं सर हम, तो मुझे लगता है कि हम एक नया भारत जिसके अंदर बुद्धिज़्म बहुत अच्छा है और एक बौद्धमय भारत की ओर बढ़ पाएंगे। ये एक नया थॉट भी आपने दिया है कि सुप्रीम काउंसिल होनी चाहिए और सुप्रीम काउंसिल पे सब लोग ट्रस्ट करें, विश्वास करें, उसी के आधार पे जो है भारत में जो बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ हो वो संचालित हो, इस तरह का एक कंसेप्ट दिया है। और ये कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी बुद्धिस्ट देशों में इस तरह से होता ही है और उसको फॉलो करके भारत में भी ऐसा होने चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी कमेंट, आपकी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि गगन जी ने जो थॉट दिया है, डेफिनेटली इस थॉट से यूनिटी आने में काफ़ी मदद होगी और जो लोग बिखराव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी लगाम बैठेगा। मुझे लगता है कि इस थॉट को और मजबूत होने की आवश्यकता है, इसको और परकुलेट होने की आवश्यकता है, लोग इसमें मंथन चिंतन करें और डेफिनेटली ये जो एक थॉट आया है सुप्रीम काउंसिल का, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। गगन जी, ये आपने तो बहुत सही बात कही। आपने जो 10-12 सालों में देखा कि जितनी डाइवर्सिटीज़ भारत में है, डाइवर्सिटीज़ कहे इन द सेंस डिफरेंसेस जो है, इसको इकट्ठा लाने की कोशिश के तहत आपने एक सुझाव दिया है। लेकिन मेरा ये सवाल ये भी है कि क्या सही मायने में इतने सारे जो डाइवर्स ग्रुप हो गए हैं आज, या इतने डिफ्रेंशिएट हो गए एक में से, या एक में के साथ में इवन हम देखते हैं कि बौद्ध भिक्खुस में भी वो समानता नहीं है या मैत्री नहीं होती, आपस में करुणा भी नहीं होती, एक में से बात भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में ये जो थॉट आपने लाया है, ये कितना मतलब कितना लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अब मतभेद हैं लोगों के बीच में, भिक्षु लोगों का तो मतभेद करना उनके विनय में आता ही नहीं है। उनके विनय में तो सिर्फ माफ़ करना आता है, करुणा देना आता है, प्यार आता है, वो तो शांति यही सिखाते हैं। तो ये मैत्री भी इसका विनय का हिस्सा है, तो वो तो हमारे मार्गदाता है। तो मुझे लगता है कि बनते लोगों को इतना ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और हर स्टेट से वो एक दो बनते, उस मिनिमम एटलीस्ट एक बनते तो एक स्टेट में होना चाहिए। एक क्राइटेरिया जो है, हम उनको रूल बुक दे देंगे कि कौन इस काबिल है जो सुप्रीम काउंसिल में शामिल हो सके। तो मुझे लगता है कि एक कड़ा स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। जब वो कड़ा स्टेप आएगा सर, तो आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म की तस्वीर बदलने लगी है। इतनी मूर्तियाँ मैंने बांटी हैं, है ना, 90% विहारों में तो भिक्षु नहीं है, 90%, केवल 10% विहार में भिक्षु थे जहाँ मूर्ति गई है, बोधाचार्य या वहाँ के गांव के लोग। कई बार ऐसा भी होता है, हमने जो देखा है कि बुद्ध विहारों में जो भिक्षु होते हैं उनके साथ में फिर उनकी अनबन भी हो जाती है और वहाँ विहार के अंदर भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। ये देखिए, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ वहाँ तो भिक्षु है नहीं है। अब अगर भिक्षु प्रोडक्शन नहीं होगा, नए भिक्षु नहीं बनेंगे, तो आप कैसे बौद्ध में भारत की बातें कर रहे हैं? बुद्धिज्म तो खत्म ही होता जाएगा ना डे बाय डे। अगर नए भिक्षु नहीं आएंगे, अगर स्लो स्पीड से भी आएंगे तो भी बुद्धिज्म खत्म होता जाएगा। तो भिक्षु प्रोडक्शन तो होना ज़रूरी है। और जो हम आप बात कर रहे हैं, फिर से मैं ये कहूँ कि अगर कोई उपासक किसी भिक्षु के साथ बदतमीजी करता है या कोई उपासक विनय तोड़ता है,
तो उसके पास आज की तारीख में लगाम कसने वाला कोई है ही नहीं है, कोई कानून तो नहीं है कि उन्होंने ये किया कि कानूनी तौर पे अगर कोई उसको सज़ा मिले तो बात अलग है, लेकिन बुद्धिस्ट तौर पर उसकी एक सज़ा जो तय होती है, अगर थाईलैंड में किसी ने गलत किया तो उसका चीवर जीवन भर के लिए उसका चीवर हटा दिया जाता है। अगर उसके बाद वो कभी जीवन में पहन नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, खत्म हो गया, उसका चैप्टर जीवन भर के लिए खत्म हो गया। उसके बाद वो वापस भिक्खु नहीं बन सकता, जो मर्जी हो जाए। ऐसे ही उपासक भी अगर कोई गलत काम करता है तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है ना। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें उपासक जिसने लोगों को पैसे का धोखा दिया हो, बाबा साहब के नाम पे या बुद्ध के नाम पे पैसा लिया हो या गमन किया हो, व्यापार किया हो, तो ये सारी चीज़ें लोगों की पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। बट आप ये देखो, अगर सुप्रीम काउंसिल आ गई तो उसमें पारदर्शिता रहेगी। आज हमारे समाज का दिल इतना बड़ा है सर कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैं भिक्खु था, तो मैं भिक्खु बन के रूप में भारत आया दीक्षा भूमि में। तो सब लोग दान पारमिता रहती है, तो सब मतलब बहुत अच्छे से दान कुछ कुछ अपने जो भी जिसका मन पड़ रहा था वो लोग देने की कोशिश कर रहे थे। तो एक लेडी आई थी मेरे पास और मैं ऐसे था, तो उसने मेरे हाथ में कुछ दिया, तो मैंने लेके ऐसे ही, तो मैं बस में जब वापस गया मैंने खोल के देखा तो वो उसका मंगलसूत्र था। उसने अपना मंगलसूत्र उतार के दे दिया मुझे। अब मैं वहाँ पर आ गया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा ये भाव उस लेडी के हैं कि इसका मतलब है कि एक लेडी के लिए मंगलसूत्र से बड़ी कोई चीज़ तो नहीं है ना जो दे सके, तो वो ही उसने दे दिया। तो आप सोचो कि भाव किस लेवल का है लोगों का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। जो आज हम जाते हैं ना, जैसे अलग अगर हम एकजुट हो जाएं तो मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूं सुप्रीम काउंसिल के पास इतना फंड होगा जो और बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनकी मदद के लिए भारत आगे आएगा। अभी हम कहते हैं ना थाईलैंड से ये मंगवा दो, थाईलैंड से ये मंगवा दो। आपको एक बात मालूम है, जो चीवर है इंडिया के अंदर वो कहीं चीवर बनता ही नहीं है। यहाँ पे जो मैं चीवर देखता हूँ तो 3 भागों में काट के बस वो चीवर दे देते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर लेते हैं। सारे चीवर बाहर से आते हैं। बुद्ध का देश है, यहाँ चीवर है ही नहीं है, थाईलैंड से लाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? कहाँ है बताइए ना। जो क्वालिटी वहां पर है, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। चीवर तो आप प्लेन कपड़ा लेके भी पहन लेंगे, लेकिन जिस क्वालिटी के साथ थाईलैंड या दूसरे देशों में चीवर बनाया जा रहा है कितनी खूबसूरत तरीके से, वो चीवर की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती है। तो वो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया सर कि हमारे देश में जो हमारे उपासक हैं उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो इमोशनल भी इतने ज़्यादा हैं कि 50 बार धोखा खाएंगे फिर भी वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सही तरीका बता रहा हूँ कि पारदर्शिता सामने जिस दिन आ गई कि एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग गया कि आप एक बटन दबाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आज की तारीख में महासंघ के पास अच्छा खासा फंड है। तो बिहार बनना, एक्टिविटीज़ होना, कॉन्फ्रेंसेस होना, भारत के अंदर होना, हमें किसी गवर्नमेंट का भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जो नॉर्मल लोगों के फंड आते हैं ना, कई बार आपने और बड़े टेम्पल्स में देखे हैं करोड़ों के फंड आ गए, उसके आगे भारत में बुद्धिस्ट लोग बहुत सारे गरीब भी बहुत हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी मैं आपको गारंटी करता हूं कि ऐसे बुद्धिस्ट काउंसिल में इतना बड़ा फंड आ जाएगा जो आज तक किसी भी टेम्पल में नहीं आया होगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लोगों को डर लगता है कि पारदर्शिता नहीं है। उनको जिस एक भिक्खु पे भरोसा होता है तो बेचारे उस टेम्पल में जाके देके आ जाते हैं कि यहाँ हमें मालूम है ये चीज़ यहाँ पर ठीक होगी। सारे एक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। जो मंगलसूत्र की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो मंगलसूत्र आज भी मेरे पास है। उसको मैंने संभाल के रखा है एक अच्छे ओकेजन के लिए, जिससे इस पवित्र चीज़ को मैं एक बहुत ही पवित्र चीज़ की जगह के लिए यूज़ करूँगा। जिस दिन करूँगा आपके टीवी में आके बताऊँगा, दिखा के ये वो मंगलसूत्र है जिसको मैं इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा, ताकि उस स्त्री को उतना पुण्य प्राप्त हो जो जिस दिल के साथ उन्होंने वो दिया था। सर मेरा एक फाइनल इस पूरी चीज़ का जो सुप्रीम काउंसिल और क्या कहते हैं संघ राजा का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका आपको एक फाइनल सेटअप बताता हूँ। अगर आप वाकई में ऑडियंस ये चाहती है कि आप दिल से चाहते हैं कि बुद्धिज़्म का काम हो, बौद्ध में भारत चाहते हैं, भूल जाइए पॉलिटिशियंस को, अलग लोगों को कौन क्या कैसे, तो ये संगठित करने का एक नई मुहिम का भारत में एक मात्र तरीका है। अदरवाइज आप पागल बनते रहेंगे और लोग पागल बनाते रहेंगे, और यही सिलसिला चलता है और यही सिलसिला चलता रहेगा। अगर इसे रुकना है तो यही होगा। मुक्ति आंदोलन सर, आप ये देखिए ना, संघ राजा अगर ऐलान कर दें भारत के आज कि
ये ऐसा मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे बौद्ध समाज आज बिहार में धरना देगा, एक आह्वान हो गया। आप देखेंगे वहाँ करोड़ों लोग पहुँच जाएंगे, इतने करोड़ों लोग पहुँच जाएंगे, सरकार को समझ में आएगा हम करें क्या। अभी किसके कहने पे जाएं? बनते वीणाचार्य जी के कहने पे जाएं या बनते लामा जी के कहने पे वहाँ पे जाएं? अब लोगों को मालूम ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है। तो मैं वो बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। अब कई बार मैं ये भी थॉट प्रोसेस में मजबूर हो जाता हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनका बैकग्राउंड इतना ख़राब है कि उनका उन लोगों के साथ जुड़ना बनते लोगों के ऊपर भी मेरे मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि क्या ये वाकई में सही जा रहे हैं या सही कहाँ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने की हैं। और मैं अपने उपासकों से, ये जो बुद्धिस्ट उपासक है हमारे, इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इनके इमोशंस का सम्मान होना चाहिए, इनके इमोशन से कोई खेलना नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, उसका तरीका यही है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये थॉट मुझे लगता है कि बहुत आगे आए और लोग इस पर मंथन करें, चर्चा करें और डेफिनेटली इसका जो भी इसके बनने की जो प्रोसेस है, गगन जी तो फिर विस्तार से सबको बताएंगी। मेरा एक सवाल ये भी है कि गगन मलिक फाउंडेशन बना है, तो गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से क्या कार्य होते हैं? देखिए अभी तो हम यूपी में हैं और आपके माध्यम से बता रहे हैं। अब यूपी गवर्नमेंट के साथ, कल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ताकि हम जितनी भी यहाँ बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उनको प्रमोट करें, जिससे कि थोड़ी अवेयरनेस बुद्धिज़्म को लेके फैलेगी। गगन मलिक फाउंडेशन के कार्य की बात करें, देखिए पहला प्रोजेक्ट जहाँ से हमने शुरुआत की मैंने, वो स्टैचूज़ थे। मैं चाहता हूँ कि पहले तो घर घर टेम्पल भारत में सब जगह बुद्ध पहुँचने चाहिए। बुद्ध पहुँचेंगे तो धम्म पहुँचेगा। तो पहले तो बुद्ध बचाने का कार्य करना है। फिर जो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भिक्खु प्रोडक्शन का। उसके लिए गगन मलिक फाउंडेशन हमने ऑलरेडी आई थिंक करीबन PS कोबरागढ़े साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके केलर में ऑलरेडी भिक्खु स्कूल चालू है जहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा जो है श्रामणेर आ चुके हैं, जिसके लिए हमने ये चेक किया है कि जब वो बच्चा तैयार हो जाएगा, उसका दिल मजबूत, पेरेंट्स रेडी होंगे, तो हम उसको शिक्षा के लिए जो है थाईलैंड में 10 से 15 साल के लिए फ्री स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ के लिए उनको वहाँ पर भेजेंगे। उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि भिक्खु प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। हमारे मुंबई और ऐसे 2-3 जगह ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने धम्म स्कूल स्टार्ट किए हैं, जिसमें सैटरडे संडे जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए धम्म के बारे में, वो भी हमारा चल रहा है। विकलांगों के लिए हर 2-3 महीनों के बाद हम चैरिटी प्रोग्राम करते हैं जिसमें उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो दी जा सकें। भिक्षुओं को दान पारमिता भी हम लोग उसको अवेयर करते हैं। चारिका के लिए हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अब औरंगाबाद हमारी फाउंडेशन के लोग, इन्होंने अपने टेंपल में श्योर कर दिया है। मैंने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब भिक्षु लोग चारिका करने ना जाएं। उनको, उनका रूल है, उनको जाना ही है, कभी कभी वाला नहीं है। तो ये चारिका को भी प्रमोट करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टेज पे जो है क्या कहते हैं, हम भारत के बुद्धिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रिलेशन आपस में और अच्छे किए जा सकें, उसके ऊपर गगन मलिक फाउंडेशन काम कर रहा है। ऐसे और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए सुन के आप खुश भी हो सकते हो मुझे लगता है, वो ये है कि भारत में हम चाहते हैं कि एक A ग्रेड बुद्धिस्ट टेम्पल भी होना चाहिए। A ग्रेड से बात करें कि जिसका स्तर जो है बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसमें हम आपकी मदद ज़रूर लेंगे। हमारी ऑलरेडी चर्चा चल रही है कोरिया से, और हम वो इधर भी हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो सारा सेटअप हो चुका है। आई थिंक अभी एक ही मीटिंग हुई है, उसमें कुछ मीटिंग्स लगेंगी। अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर हम संगठित होकर जब काम करेंगे, आपने बहुत अच्छा कार्य किया आज तक बुद्धिज़्म के लिए। मुझे लगता है कि जब एक दूसरे का सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि हम ये भी चाहते हैं, स्कूल खोलने की भी हम चाहते हैं कि भारत में एक बुद्धिस्ट बेस्ड A ग्रेड स्कूल होना चाहिए, जिसमें हमने क्रिश्चियन बेस, मुस्लिम बेस, हिंदू बेस स्कूल्स आप देखते हैं ना, सारे A ग्रेड हैं सारे। लेकिन बुद्धिस्ट बेस मैं दिल्ली, बॉम्बे में मुझे कोई खास A ग्रेड स्कूल नहीं दिखा। स्कूल्स हैं लेकिन वो A ग्रेड वाले नहीं है। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि कोई इंटरनेशनल लेवल का एक स्कूल यहाँ पर खुलना चाहिए, जिसके लिए हम फाउंडेशन धीरे धीरे अपने कार्य में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपके बहुत कार्य के लिए बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। एक गगन जी, कॉन्ट्रडिक्शन भी आपके साथ में आता है कि जैसा बुद्ध का रोल, किरदार निभाने के बाद में आपकी काफ़ी प्रशंसा हुई, आपकी लोकप्रियता हुई, अलग अलग बुद्धिस्ट देशों में आपको मान्यता मिली और अपना समय भी पूरा इसलिए आप देते भी हैं। लेकिन एक और शख्सियत है
हिमांशु सोनी, जिन्होंने भी बुद्धा सीरियल में भी रोल किया है। मुझे लगता है कि शायद उस वजह से कुछ कॉन्ट्रिब्यूशन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा प्रोमिनेंस मिल रहा है, उन्हें प्रोमिनेंस नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये भी था कि कुछ वियतनाम के संघ के संदर्भ में भी कुछ इशू हुआ था, उसको भी ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए जी, मैं ऑडियंस आपके थ्रू ये लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फ़िल्म की है श्री सिद्धार्थ गौतम, जो कि 2 घंटे की श्रीलंका की मूवी है, जो सीरियल बनने से पहले बनी है और श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी हिट है, जिसे बहुत सारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों में और अलग देशों में पर्सनल बुद्धिस्ट टेम्पल्स की स्क्रीनिंग और नॉर्मल स्क्रीनिंग्स में हम दिखा चुके हैं, इंक्लूडिंग वियतनाम। सीरियल उसके बाद आया है और सीरियल के पीछे की ज़्यादा कहानियों में डीप नहीं जाना चाहता मैं। हिमांशु हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा है और उसने एक रोल भी अपना बखूबी निभाया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन कई जगह पे मुझे लगता है कि लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद मैं ही वो हूँ जिसने सीरियल किया है, तो उसको मैंने हमेशा से क्लैरिफाई किया है। वो कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई कि हमारे मित्र को लगा कि शायद मैं उसका नाम यूज़ करके और वियतनाम जा रहा हूँ, तो शायद उसे मालूम नहीं था कि जब सीरियल बना भी नहीं था, उससे पहले हम अपनी फ़िल्म की स्क्रीनिंग वियतनाम में कर चुके थे और वियतनाम में एक बार नहीं, मुझे लगता है 10वीं बार उससे पहले जा चुका हूँ। वहाँ की संघ के साथ मेरा जितना प्यार है शायद उसका वो उस बारे में जानता नहीं है और इस चीज़ को लेकर शायद उसके मन में कुछ कन्फ्यूजन उठा, जो हमने फेसबुक पे बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ये कन्फ्यूजन आप ना रखें। मैं सर जिस दिन से मैंने ये फ़िल्म की, मेरे अंदर वो एक चेंज जो आया, मैंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया है श्रीलंका में। मैं एक आज की तारीख में अपने आप को बुद्धिस्ट कहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पोसोन कोया डे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है श्रीलंका का, उस दिन मैंने बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म को अपनाया था और आज मुझे 11-12 साल हो गए हैं। सभी जानते हैं कि मैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी जो रियल ज़िंदगी है उसमें केवल बुद्धिज़्म का काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशु एक अच्छा लड़का है। हिमांशु एक जैसे अभी आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो मैंने अभी बुद्धिस्ट कार्यों में नहीं देखा। वो एक एक्टर है, उसको हक है अपने जीवन को आगे लेकर जाने के लिए। जो मैं देखता हूँ मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है हम चाहते हैं कि अगर वो बुद्धिज़्म में आज मुझे लगता है 10-12 साल बाद वो मुझे दिखा है कि सीरियल के भी बुद्धिस्ट कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो एक्टर है चाहे नॉन एक्टर है, अगर वो बुद्धिज़्म के काम के लिए उतरता है और उसने अगर बुद्ध का रोल किया और वो भी उतरता है, तो उसको भी मैं अनुमोदना साधु करता हूँ कि आप आइए और बुद्धिज़्म के काम में रम जाइए। लेकिन जो काम आप करें वो आप पैशनेटली करें, दिल से करें। ये जो कार्य में हम उतरे हैं, ये कार्य उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो उतरेंगे तो हम सभी उन्हें अनुमोदना साधु करेंगे। तो लोगों में ये कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने सीरियल किया या फिल्म की। मैंने श्रीलंका की श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की है और अपना जीवन जो है मैंने बुद्धिज़्म को सौंप दिया है। हिमांशु सोनी ने एक सीरियल किया है, बहुत अच्छे से उसने निभाया है। वो अब उसकी निजी ज़िंदगी है, उससे आप इंटरव्यू करेंगे तो वो इस बारे में अपनी सारी बातें रख पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को क्लैरिफाई किया। अब एक अंतिम सवाल के साथ हम इस चर्चा को विराम भी देंगे। गगन मलिक एक शख्सियत है जिन्होंने भी अपने आप में कहा कि वो पूरा समय जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो बुद्धिज़्म के लिए समर्पित कर दी है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी जो उनके साथ में आते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने अपने बहुत बखूबी से अपने जवाब भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना रहे। और गगन मलिक जी के कार्य जो है उनके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद भी है, मंगल कामनाएं भी है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और एक अंतिम सवाल मेरा यही है कि भारत में जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म आप कोशिश कर रहे हैं, तो कई थॉट्स है, कई विचार हैं। आपने तो एक थॉट सामने लाया भी है कि एक सुप्रीम काउंसिल होना चाहिए और उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद जो आपके कार्य को पसंद भी नहीं करते या जो आपके बारे में संदेह से भी देखना चाहते हैं, संदेह भी व्यक्त करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने भी कहा कि आप थोड़ा तथ्यों के ऊपर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप, कई लोगों ने ये कहा कि गगन ने तो राम का रोल किया है, गगन आरएसएस से जुड़ा है, गगन एक जासूस है और इस तरह कई आरोप लोगों का काम है कहना। तो फिर मुझे कई बार मैं खुद भी देखता हूँ, थोड़ी हंसी आती है कि मेरे पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोगों में
इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो रील की ज़िंदगी और रियल की ज़िंदगी में अंतर करना जान सके। मेरी जो जीवन शैली है सर, वो एक्टिंग से चलती है ना? मेरा जो किचन है, वो मेरी कमाई जो है वो एक्टिंग से आती है। अब एक बार अगर आपको इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर भगवान का किसी का रोल मिल जाता है, आपकी चेहरा वैसा लगता है, तो आपको ज़्यादातर भगवान वाले रोल ही ऑफ़र होते हैं। और मुझे वो सारे रोल ऑफ़र होते हैं, तो मैं वो रोल करता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं वो अपनी असल ज़िंदगी में वो चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ। अगर यही सोच है, तो अगर कल को शायद मुझे किसी गुंडे का रोल मिल गया, तो फिर अब लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि मैं शायद कोई गुंडा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मन को सभी चीज़ों को क्लियर रखें। कोई भी आदमी आपके आप आस-पास आके कोई फ़ोटो दिखाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया जी, ये देखो इसके साथ फ़ोटो। हम एज़ एन एक्टर बड़े हर तरह के नेता, हर पार्टी के नेता, हर धर्म के नेता, हर अलग-अलग रिलीजन के लोगों के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे भी ऐसा होता है कि कहीं इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस होती है, सर्वधर्म कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें सभी लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखने को आपको मिलती हैं। लेकिन जब कार्य की बात आती है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो कार्य मैं करता हूँ अपनी असल ज़िंदगी में, वो देखिए। असल ज़िंदगी में मैं भिक्षु बना हूँ। मैं कोई स्वामी बन के मैं किसी और जगह या किसी और रिलीजन का वो बनकर जाके मैं सीखने नहीं गया। वो मेरी असल ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी में मैंने अपने जीवन में हज़ारों की तादाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बाँटने की कोशिश की है, जो मैं कर रहा हूँ। अपनी असल ज़िंदगी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भिक्षु प्रोडक्शन हो। असल ज़िंदगी में आज उत्तर प्रदेश के साथ भी हमने कॉन्टैक्ट किया कि बुद्धिज़्म की जगहों को बढ़ावा देंगे। ये मेरी असल ज़िंदगी है। तेलंगाना में बुद्ध वनम प्रोजेक्ट के ऊपर हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जब वो कार्य संपन्न होगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। बुद्ध वनम में जाकर वहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियां दान करवाएगी इंटरनेशनल क्या कहते हैं इंडोनेशिया की इंटरनेशनल संघ से ऑफिशियली। और यही नहीं, आने वाले समय में चैनल बुद्धिस्ट चैनल खोलने की तैयारी, बुद्धिस्ट स्कूल खोलने की तैयारी, ये सारी तैयारियां जो हैं सर हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं और इसके लिए हम दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ घूम रहा हूँ तो बुद्धिस्ट राष्ट्रों में घूम रहा हूँ, तो लोगों को ये चीज़ को समझना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो इस चीज़ को उड़ाते हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ वहाँ एक मैसेज उनको टाइप करना आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद फ्रॉड इतना कर चुके हैं, जो जेलसी के मारे हुए बेचारे, उन पे हमें तरस आना चाहिए कि अगर किसी को जेलसी है तो बेचारा, जिसे कहते हैं ना, बीमार है, तो उसको कोशिश करना चाहिए जो कि कंपैशन, उसके करुणा उसके प्रति रखनी चाहिए। तो मैं सबको जो है धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तारीफ़ की है, जिन्होंने तारीफ़ नहीं की है, बुरा बोला है, सबको मेरी तरफ से अनुमोदना साधु है। मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं जैसे मैंने कहा है कि मेरा जीवन बुद्धिज़्म को समर्पित है, बाबा साहब के थॉट्स को समर्पित है। मैं उसको आगे बढ़ाने में लास्ट आप देखेंगे कि मेरा जीवन भी अंत भी उसी सिचुएशन में ही होगा, ये भी मुझे पक्का है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि पूरा जीवन और अंतिम समय तक आप इस समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत मंगल कामना आपके कार्य के लिए। आपने इतना समय हमें दिया और बहुत सारी बातों पे आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, एक कंसेप्ट भी दिया, और जो आपके प्रति जो संदेह की बातें थी उसको भी आपने काफ़ी हद तक दूर करके एक नई रोशनी दी है, क्लैरिटी दी है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय पी।